नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। वडोदरा के सयाजीगंज में छुपाया गया था ड्रग्स बनाने का सैकड़ों किलो सब्सटेंस। एटीएस की जांच तेज। गुजरात को झेलना पड़ेगा ठंड का कहर, 5 दिनों तक बढ़ेगी ठंड। और वडोदरा से अकोटा विधानसभा में मतदान प्रतिशत को लेकर बवाल, ऋत्विज जोशी की चुनाव आयोग में शिकायत। गुजरात के वडोदरा शहर में सिंदरोड से पकड़े गए 500 करोड़ के ड्रग्स मामले की जांच तेज कर दी गई है। गुजरात के वडोदरा निकट सिंदरोड से पिछले दिनों ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ था। इस फैक्ट्री से 500 करोड़ की ड्रग्स भी मिली थी। इस मामले में मुख्य आरोपी को लेकर एटीएस की टीम सयाजीगंज इलाके के पायल कॉम्प्लेक्स पहुंची। यहां पिछले 10 साल से बंद स्टॉक मार्केट के ऑफिस से ड्रग्स का व्यापार चलाया जाता था। पायल कॉम्प्लेक्स से भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है। यहां से 2 ड्रम भरकर ड्रग्स बरामद की गई होने की खबर है। 2 दिन पहले भी सुभानपुरा इलाके में कचरापेटी से 8 करोड़ रुपए का ड्रग्स मिला था। आरोपी द्वारा बताई गई जगह पर एटीएस के पहुंचने से पहले 8 करोड़ के ड्रग्स को कचरापेटी में फेंक दिया गया था। इस मामले की जांच 12 से ज्यादा एटीएस अधिकारी कर रहे हैं। गुजरात राज्य में आने वाले 5 दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने जताते हुए कहा कि 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर घट सकता है। अगले 5 दिन के लिए वेदर मोस्टली ड्राई रहेगा, बारिश होने का कोई संभावना नहीं है। टेम्परेचर देखा जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर का ज्यादा चेंजेस होने का संभावना नहीं है। और मिनिमम टेम्परेचर गुजरात रीजन में 1 से 3 डिग्री तक फॉल हो सकता है, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में मोस्टली नो लाइट चेंज रहेगा। और 3 दिन का बाद टेम्परेचर फर्दर राइज होगा 2 to 4 डिग्री सेल्सियस। अभी फिलहाल गुजरात में अगले 5 दिन के लिए बारिश होने का कोई संभावना नहीं है, लेकिन मॉइस्चर रहेगा। 2-3 दिन का बाद मॉइस्चर आएगा, क्लाउड थोड़ा बहुत बन सकता है, लेकिन बारिश का उम्मीद बहुत कम है। फिलहाल बे ऑफ बंगाल में सिस्टम है, हमारा अरेबियन सी में सिस्टम अभी तक कुछ नहीं है। गुजरात के वडोदरा के अकोटा विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत अचानक 10% बढ़ा दिए जाने पर कांग्रेस प्रत्याशी ऋत्विज जोशी ने आपत्ति जताई है। गुजरात विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया वडोदरा में भी कल आयोजित की गई थी, जिसमें अकोटा विधानसभा में शाम 5 बजे तक 49% मतदान होने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद अकोटा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ऋत्विज जोशी को बुलाकर अकोटा विधानसभा में 10% मतदान बढ़ गया होने की बात कही गई। 49 से 59% मतदान अब टोटल दिखाया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस के ऋत्विज जोशी ने अपना विरोध जताते हुए चुनाव आयोग को लिखित शिकायत की है। यहाँ पे हमको बुलाया था रिटर्निंग ऑफिसर ने कि जो भी आगे की कार्रवाई होती है, जैसे कल 8 तारीख को जो काउंटिंग है, वो काउंटिंग के लिए जो यहाँ पे रिव्यू होता है उसके लिए बुलाया था। लेकिन हमने एक रिटर्न में उनको एक दिया है, रिटर्न में लिख के दिया है कि अकोटा विधानसभा का जो वोटिंग 49% बताया गया था, जो अभी सुबह तक भी हर प्रेस मीडिया में 49% ही है, तो लेकिन वो 59.26 हो गया है, यानी 10% का उसमें बढ़ावा हुआ है। तो वो जो बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है, क्या है, वो पूरा हमने रिटर्न में इनके पास से मांगा है। अभी हमको 12 बजे तक ये पूरा रिटर्न में देंगे और हमने भी उसका रिटर्न में जवाब मांगा है। नहीं, मुझे लग रहा है, देखिए 5 बजे के बाद तो वोटिंग होता नहीं है, लेकिन 5 बजे तक जो भी मतदान केंद्र है वहाँ पे प्रीमाइसिस में जो भी लोग आ गए हैं, वोटर्स आ गए, तो उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। वो तो हमने भी बोला था, लेकिन उसका जो आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि हमारे पास जो गुजराती में लिख के दिया हुआ है वो 5 बजे तक का लिखा हुआ है और उसमें अकोटा में 49% बताया है। तो बहुत सारे लोगों ने, जब हमने वो देखा, रात को हम सुबह 6 बजे तक यहाँ पे पॉलिटेक्निक में थे, तो हमारे साथ भी जो हमारे कार्यकर्ता है, जो आगे वाले, सब बोल रहे थे कि भाई ये कैसे बढ़ा। हमको भी जानना है कि अगर ये बढ़ा है तो 4 बजे के बाद आप बताइए उसका जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है। हमारे भी जो एजेंट अंदर बैठे थे उनको भी हमने बुलाया है और पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन करके अगर हमको सेटिस्फेक्शन होता है तो एक्सेप्ट करेंगे। सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो जो भी हमको जो जहाँ जो आर्ग्यूमेंट करना है, जो भी करना है, वो हम करेंगे।
गुजरात की वडोदरा कोर्ट में इन दिनों चुनाव का माहौल है, लेकिन इसी बीच वकील मंडल के सदस्य के अपमान मामले वकीलों ने हड़ताल कर दी है। वडोदरा के वकील मंडल के वकील और सदस्य धर्मेंद्र सिंह राजपूत का जज बीडी परमार के साथ केस की तारीख लेने मामले घर्षण हुआ। धर्मेंद्र सिंह राजपूत का अपमान करने पर वडोदरा वकील मंडल के वकीलों ने हड़ताल करने का प्रस्ताव पारित किया है। देखो, बड़ौदा में बहुत सारी कोर्टें हैं और रोज रोज बहुत सारे क्लाइंट भी आते हैं, वकील भी आते हैं, और जो वकील आते हैं उनको मान सम्मान मिलना चाहिए जिस तरह हम जज को मान सम्मान देते हैं। तो ये गिव एंड टेक की पॉलिसी है, उसमें अगर किसी की भी तरफ से कुछ अड़चन आएगी तो काम नहीं चलेगा। यहाँ आज एक डी सिंह करके हमारा सीनियर वकील है, उसकी रजूआत कोर्ट में थी कि हमें भाई कुछ तारीख दो, और वो तारीख के मामले में बहस हो गई और जज ने बोर्ड पर से ऐसा बोल दिया कि तुमको जो करना हो कर लो, ये करो वो करो, हम कुछ भी नहीं चलाएंगे। और वहाँ आने वाले जो दूसरे भी वकील थे वो एकत्रित हो गए। सभी वकील मित्रों ने ये सुना कि भाई ऐसा हुआ है। तो दिवाली के पहले से भी ये जज साहब के सामने बहुत सारी कंप्लेंट हमको बड़ौदा बार एसोसिएशन को मिली है। उसके जरिए हमने आज सर्वानुमत से ये ठहराव प्रसार किया है कि ये जज का वर्तन जहाँ तक सुधरे नहीं वहाँ तक हम ये कोर्ट में जाएंगे नहीं और उसकी कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। इस मामले वडोदरा के एडवोकेट हर्षद परमार ने इस विरोध को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव अधिकारी को शिकायत की है। वडोदरा वकील मंडल का जो प्रमुख पद का इलेक्शन है, इसकी जिम्मेवारी बहुत गंभीर है। ये पोस्ट लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वकीलों का विश्वास जीतना पड़ता है। मैंने 3 बरस जो वकीलों के हित में काम किया था, आप देख सकते हो पार्किंग की व्यवस्था कितनी अच्छी की थी, बैठक व्यवस्था जो पहले थी उससे ज्यादा बेहतर बनाई थी, और उसके बाद जो वकीलों की आन बान और शान न्याय तंत्र के अंदर देखो, कलेक्टर ऑफिस में या पुलिस स्टेशन में आन बान और शान को बहुत बढ़ा दिया था। लेकिन 1 बरस में न्याय तंत्र हो, कलेक्टर ऑफिस हो या पुलिस तंत्र हो, वहां वकीलों की आन बान शान गिर रही है और उसमें जो नेतागिरी थी वो संपूर्ण फेल हो गई है। कई 7 एफआईआर कराने के लिए वकील लोग गए थे, लेकिन इसमें से 5 एफआईआर करने के लिए हमारे प्रमुख गए थे, लेकिन वो नहीं हो सकी। आपको पता होगा कि लास्ट में 2 एफआईआर कराने के लिए मैं गया था। इसी वक्त सीपी साहब ने डायरेक्ट ऑर्डर देके मेरे एक वकील श्री का एफआईआर दर्ज किया था, और उसके बाद अभी वो लास्ट में गौत्री पुलिस स्टेशन में भी एक वकील की एफआईआर हमने उसी वक्त दर्ज कराई थी। इसलिए मैं ये आपको स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं कि आज जो मैं वकीलों के हित में प्रमुख पद के लिए उम्मीदवारी की है, वो उसमें सभी वकील हमको प्रोत्साहित करके जिताने की मुझे उम्मीद दी है। आज हमारे न्याय मंदिर कोर्ट में जुडिशरी ऑफिसर और हमारे धाराशास्त्री के बीच एक डेट को लेके तनाव हो गया था, और इसी मुद्दे बड़ौदा बार एसोसिएशन के सभी एडवोकेट ने उनका विरोध किया, और ये विरोध भी वाजिबी है और जायज़ है। पर जो अभी इलेक्शन का माहौल है, यहाँ हमारे 16 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी कंटेस्ट कर रहा हूँ और मेरे साथी मित्र भी कई सारे जो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे। तो इस माहौल में अभी एक्टिव प्रेसिडेंट है, और ये लोग जो अगली बार कमेटी में थे, सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी साइन करके एक ठहराव दिया। तो मैंने इसका जमकर विरोध किया, और इस मुद्दे को लेके मैंने इलेक्शन कमिश्नर को ताकीद उसके लिए मैंने कॉल करके उनको बोला कि ये आप एक्शन लीजिए, ऐसा नहीं चल रहा, ये मार्केटिंग है और ये इलेक्शन का उल्लंघन है, ये आचार संहिता का उल्लंघन, ऐसा होना नहीं चाहिए। इलेक्शन का माहौल है, हेल्दी इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन स्टंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे स्टंट नहीं होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने फिर एक बार श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद करार दिया है। अयोध्या दौरे पर जाते समय हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची उत्तर प्रदेश के सीतापुर पहुंची, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने एक और बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कियों में ज्ञान की कमी होने के चलते वो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। ऐसे में माँ बाप को अपनी बच्चियों को समझाना चाहिए। जो हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, ये आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है।
मैं 20-25 साल से आवाज उठा रही हूँ कि लव जिहाद एक सोची समझी साजिश, एक षड्यंत्र के तहत वो अपनी योजनाएं फैलाते जा रहे हैं। और कभी तो हमारी बच्ची सूटकेस में मिलती है, कभी हमारी बच्ची बोरे में मिल जाती है, कभी फ्रिज में 35-37 टुकड़े मिलते हैं। ये एक योजना के तहत, षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और जो लोग कराए उनको कोई गम नहीं, गम होगा तो हिंदू समाज को, क्योंकि वैसे ही बेटियां कम हैं और कुछ है तो वो थोड़ी सी अल्पज्ञता के कारण वो उनका शिकार बनती जा रही है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। हिंदू बेटियों के लिए मैं एक अपील करना चाहूँगी। देखिए, मुझे श्रद्धा से तो शिकायत है, माता पिता से भी शिकायत है, मुझे अपने आप से भी शिकायत है। अपने आप से यानी अपने कथाकारों से, अपने समाज सेवियों से। काश उस बेटी को हम समझाते, हम कथा के माध्यम से समाज में क्रांति बेटियों को बचाने की कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है। दुर्गा वाहिनी के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय सेविका समिति के माध्यम से, लेकिन और इस मुहिम को तेजी के साथ करते, उस बेटी को बताते कि बेटी दुर्गावती का चरित्र देख कैसा था, महारानी पद्मिनी का चरित्र बताते। वो खिलजी उसको लाना चाहता था, अपने जाल में, मोह जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन उस पद्मिनी ने कहा था, अरे ओ पापी, तो इस सूरत को देख नहीं सकता, ये तो भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। काश ये संस्कार बच्ची के घर से चल कर के विद्यालय और फिर समाज में बन जाते तो वो बेटी के, मैं बार बार कह रही हूँ, 35 या 37 नहीं, वो बेटी उस आफताब के 75 टुकड़े करके हिंदुस्तान में रणचंडी बन करके बताती, किसी आफताब का ग्रास नहीं, उसको ग्रास बना करके आओ। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को शाहजहांपुर का दौरा करेंगे, जिसकी तैयारियां पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 दिसंबर को शाहजहांपुर का दौरा करने वाले थे, लेकिन अब ये तारीख बदलकर 7 दिसंबर कर दी गई है, जिसकी तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बैठक कर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के पूर्व सभी काम निपटाने के दिशा निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम पहले उत्तर प्रदेश के बरेली और फिर शाहजहांपुर में तय हुआ है, जिसकी तैयारियां पूरे जोरों पर की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रिजर्व पुलिस लाइन में उतरेगा और उसके बाद योगी आदित्यनाथ रामलीला ग्राउंड में प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में जनता को संबोधित करेंगे। हेलीपैड में 7 को आना है, आज सुबह जानकारी मिली है। हम लोग तैयारी वहाँ पुलिस लाइन से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं, सारी तैयारियाँ आपके सामने चल रही हैं।
10 से 15 हज़ार का यहाँ पे जनसभा होनी है और तमाम लाभार्थी परक योजनाओं को पुरस्कार वितरण भी हम लोग कराएंगे और प्रोग्राम हम लोग अंतिम रूप दे रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर जिले की 10 बैठकों पर 72 प्रत्याशियों के लिए किए गए वोट वाले ईवीएम पॉलिटेक्निक में सुरक्षा के बीच बंद कर दिए गए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 अंतर्गत दोनों चरण के मतदान संपन्न करा लिए गए हैं। वडोदरा शहर जिला में भी दूसरे चरण में 10 बैठकों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराया गया। 26,02,272 मतदाताओं ने 10 बैठकों पर प्रत्याशियों का भावी अब ईवीएम मशीन में सील कर दिया है। 2590 मतदान केंद्रों पर कल चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया गया, जिसके बाद 3,924 ईवीएम को पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में चुस्त पुलिस बंदोबस्त की व्यवस्था की गई है, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भी सहायता ली गई है। शहर जिले के कुल 72 प्रत्याशियों के भविष्य ईवीएम में कैद हो चुके हैं, जिनका परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। गई काले वडोदरा जिल्लाનું શાંતિપૂર્ણ મતદાન પૂર્ણ થતા તમામ 10 વિધાનસભા મત વિસ્તારના બીયુ સીયુ અને વીવીપેટને અત્રેની એમએસ યુનિવર્સિટીની પોલિટેકનિક કોલેજમાં લાવવામાં આવ્યા છે। દરેકને ઈવીએમ જે બીયુ સીયુની વીવીપેટ છે એને સ્ટ્રોંગ રૂમમાં મૂકી દેવામાં આવ્યા છે। હવે જે ગઈકાલે ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ એના સંદર્ભમાં ઓબ્ઝર્વરશ્રી અને આરઓસી સ્ક્રુટિની કરશે। એ માટે ઉમેદવારો પણ હાજર રહેશે અને સ્ક્રુટિની થયા બાદ તમામ સ્ટ્રોંગ રૂમ અને જે પણ કે રેકર્ડ છે એને સીલ કરવામાં આવશે। સમગ્ર વિસ્તારને અમે 3 ટિયર સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવી છે। છેક અંદરની બાઉન્ડ્રી, બીજું બિલ્ડિંગની બહાર અને છેક આઉટર પેરીફરી અને ઉપરાંત સમગ્ર 100 મીટરના વિસ્તારને અમે સ્ટેટ પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા ફાળવી છે અને ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવે છે। ઉપરાંત સમગ્ર બિલ્ડિંગની વ્યવસ્થાનું સીસીટીવી કેમેરાથી પણ નિરીક્ષણ 24 કલાક થઈ રહ્યું છે અને ઉપરાંત અમે એક ગેજેટેડ ઓફિસરની પણ નિમણૂક કરી છે કે જે સતત એની હાજરી અહીંયા રાખશે। गुजरात के वडोदरा शहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुरक्षित रूप से बंद ईवीएम की सुरक्षा का कलेक्टर AB गौर ने जायजा लिया। गुजरात के वडोदरा शहर में विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में निपटा दिया गया है। कल दिन भर मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी रही और शाम 5 बजे ईवीएम को सील कर पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है, जिसकी सुरक्षा का जायजा लेने जिला कलेक्टर AB गौर पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे और यहां उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 8મી ડિસેમ્બર 2022ના રોજ મતગણતરીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। મતદાન મથકો એ પ્રકારે સુસજ્જ થઈ રહ્યા છે અને સ્ટાફ રેન્ડમાઇઝેશનની પ્રક્રિયા જે ઓબ્ઝર્વરની હાજરીમાં કરવામાં આવશે મતગણતરીના 24 કલાક પહેલાં અને ત્રીજું રેન્ડમાઇઝેશન મતગણતરીના દિવસે સવારે 5 થી 6ની વચ્ચે કરીને ટેબલ એલોટમેન્ટ કરવામાં આવશે। પોલીસ કમિશનરશ્રીએ વ્યવસ્થિત રીતે ચૂંટણી મતગણતરીનું કામ થઈ શકે તે માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવ્યો છે। 3 લેયરમાં સિક્યોરિટી સિસ્ટમ છે। સ્ટ્રોંગ રૂમ ઉપર પેરા સેન્ટ્રલ આર્મ્ડ ફોર્સિસ છે, સેકન્ડ લેયરમાં સ્ટેટ પોલીસ અને થર્ડ લેયરમાં લોકલ પોલીસ સુરક્ષા કરી રહી છે। એ એમને આરઓએ એમને સમજૂત થાય એ પ્રકારનો જવાબ આપ્યો। गुजरात के सुरेंद्रनगर के धागंद्रा में होमगार्ड यूनिट द्वारा होमगार्ड दिवस मनाते हुए रैली का आयोजन किया गया। 6 दिसंबर का दिन देश के होमगार्ड जवानों के सम्मान में होमगार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1947 को 6 दिसंबर के दिन होमगार्ड की रचना की गई थी। इसी के चलते देश भर में होमगार्ड यूनिट द्वारा कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। इसी क्रम में सुरेंद्रनगर जिला के धांगध्रा में होमगार्ड यूनिट कमांडर नीलेश व्यास की अगुवाई में एक रैली का आयोजन किया गया, जो धांगध्रा की सड़कों पर घूमी। रैली के बाद सभी जवानों द्वारा एक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। सलामती और बंदोबस्त में तो होमगार्ड के जवान आगे होते ही हैं, कुदरती या मानव सर्जित आपदा में भी होमगार्ड यूनिट का सराहनीय योगदान रहता है। ऐसे में आज सभी होमगार्ड जवानों के प्रति कटिबद्धता और कृतज्ञता दिखा रहे हैं। आज 6 डिसेम्बर એટલે હોમગાર્ડ દિવસ
સૌપ્રથમ હોમગાર્ડની સ્થાપના 1947 ડિસેમ્બરના રોજ મુંબઈ ખાતે કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ગુજરાતમાં 1960માં હોમગાર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આજે 26 ડિસેમ્બરના રોજ ધાંગધ્રા હોમગાર્ડ યુનિટ દ્વારા જે ધાંગધ્રાનો જૂનામાં જૂનો જે મયુરબાગ છે ત્યાં આજના દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે અમે અહીંયા સાફ સફાઈ તેમજ શ્રમ યજ્ઞ કરેલ છે. અને ધાંગધ્રા હોમગાર્ડ યુનિટના કચેરી દ્વારા ધાંગધ્રાના દરેક યુવાનોએ એક પ્રતિજ્ઞા પણ કરે છે કે જ્યારે પણ આપણે 26 ડિસેમ્બરે હોમગાર્ડ દિવસ ઉજવીએ ત્યારે એક વૃક્ષ વાવીશું. गुजरात में अमरेली जिले के जाफराबाद की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार को लेकर लोगों में रोष है। गुजरात में अमरेली जिले के जाफराबाद में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करने और मनमानी करने के मुद्दे लोगों में रोष है। उनका कहना है कि बैंक कर्मचारी ग्राहकों को धक्के खिलाते हैं। जाफराबाद के आसपास के गांव वाले एसबीआई बैंक में अपने काम के लिए यहां पर आते हैं, जिनको कर्मचारी जवाब तक नहीं देते। इसी के साथ जो रोज कमाकर रोज खाते हैं, ऐसे मजदूरों की बचत की रकम बहुत छोटी होती है, जिसे खाते में जमा कराने के लिए भी मना कर दिया जाता है। ग्राहकों को पासबुक के लिए सोमवार को ही बुलाया जाता है। आम लोगों को तो परेशान किया ही जाता है, लेकिन जाफराबाद के एजुकेटेड लोग भी परेशान हैं। जाफराबाद के एक एडवोकेट को भी बैंक द्वारा परेशान किया गया। लोगों की मांग है कि बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। आज हूँ जाफराबाद एचबीएस में आवेलो, मारे एक पैसा उपाड़वाना था, એટલે મારે એક છે ડોટર એના, ત્યારે એને એમ કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ સહી ખોટી છે તમારી, એટલે તમને પૈસા નહીં આપવામાં આવે અને તમારે સહી ચેક કરાવી હોય તો તમારે કાયદેસરના પૈસા ભરવા પડે. એટલે અમારા છોકરો પણ સાથે છે, એણે પણ આવી રીતના પૈસા ભરવાનું કીધું અને ચેક કરી ફોર્મ ભરીને પૈસા ભરી પણ દીધા. ત્યારે ચેક ભરી દીધો 1,60,000નો અને જ્યારે ઉપાડવા ગયા ત્યારે જે જવાબદાર અધિકારીએ કીધું કે ભાઈ આ ચેક છે એ સહી તમારી બરાબર નથી, જેથી કરીને અમે સહી કરવા માટે મોકલેલો ચેક, છતાં પણ આવીને પરત કીધું કે ભાઈ આ ચેક એની નથી, હવે આમાં સિક્કો મરાઈ આવો. એટલે સિક્કો મરાવવા માટે પણ અહીંથી 12 કિલોમીટર માટે અમે રોહિસા ગામે મોકલેલો. ત્યાં પણ મરાવીને આવ્યા સિક્કો, તો આ લોકો જમવાવી આવી ગયા હતા. 1 વાગ્યા કે 1:30 વાગ્યાથી જમવા જાય એટલે કલાક સુધી બધો સ્ટાફ છે તે જમવા જાય છે અને ઉદ્ધતાએ ભર્યું વર્તન કરે છે. તમે જો એની સામે કાંઈ પણ બોલો તો નવી નવી કેરી કાઢીને આ લોકોને પરેશાન કરે છે. ગામડેથી જાફરાબાદ તાલુકો છે, 42 ગામમાં વસેલો તાલુકો છે. મજૂર વર્ગના લોકો અહીંયા વસેલા છે, જે મજૂરી કરીને અહીંયા આવે છે, પૈસાની બચત કરે છે. છતાં પણ 200 કે 300ની મજૂરી પાડીને આ લોકો અહીંયા આવતા હોય, તેને આ લોકો બેંક સ્ટાફ છે તે હેરાન સતત કરી રહ્યા છે. આજે જ પણ આ લોકોને મેં જાણવા મળ્યું, બધાની એક પૂછતો હતો ત્યારે કીધું કે ભાઈ એક સવારે ગામડાના વિધવા બેન ને ચક્કર આવી જતા લાઇનમાં ઊભા હતા એટલે પડ્યા અને એને દવાખાને લઈ જવા પડ્યા. પ્લસમાં અહીંયા સિનિયર સિટીઝન કે બીમાર કોઈ આવે તો એના માટેની કોઈ વ્યવસ્થા કે શેર પણ રાખવામાં આવેલી નથી. બેંકનો ટાઈમ લીગલી અંદર લખેલો છે કે ભાઈ 10 થી 4નો છે, લંચ હોતો નથી. ત્યારે આ લોકો 1 વાગ્યાથી જમવા વ્યા જાય છે અને લગભગ 2, 2:30, 3 વાગે જ્યારે મનમાં પડે ત્યારે એ લોકો પાછા જમીને આવે છે. ત્યાં સુધી અહીંયા લગભગ ગામડાના લોકો ભૂખ્યા તરસા બેઠે છે અને ઘણાને ડાયાબિટીસની જેવી બીમારી પણ હોય, જે લોકોને પણ તાત્કાલિક દવાખાને અહીંથી લઈ જવા પડે છે. અને આ લોકોનું બુદ્ધતાભર્યું વર્તન છે. મેં આ રીતને ફોન કરતા મારું કામ પણ આ લોકોએ ટલ્લે ચડાવી દીધેલું હોય. અમને પણ 2-3 ટકા જે એડવોકેટ તરીકે હોય, અમે કાયદાના જાણકાર હોય, અમારે લીગલી આ લોકોનું કામ કરવાનું હોય, છતાં પણ અમને આ લોકો જવાબ દેતા નથી. ત્યારે ફોન કરતા મેનેજર સાહેબ આવ્યા અને એને મળવા ગયા ત્યારે એણે પણ કીધું કે ભાઈ થાય એ કરી લેજો, ઉખડી લેજો, મારે તમારું કામ થાય બાકી નહીં થાય. બરાબર છે. અને જ્યારે લોકોને એમ કહે કે ભાઈ પાસબુક તે સોમવારે જ આપવામાં આવશે, ત્યારે એ ફિક્સ સ્પેસિફિક સમય આપવામાં આવતો નથી કે ભાઈ સોમવારે તમે એટલાથી એટલા વાગે આવી જવાનું છે. તો આ લોકો ગમે ત્યારે આવે ત્યારે એમ કહે કે ભાઈ નહીં, સવારે 10 થી 11 જ આવવાનું છે 1 કલાક સેમ માટે. આવો કોઈ ગવર્મેન્ટનો જીઆર છે જ નહીં. 11થી ઓફિસો ખુલતી હોય, 5 વાગે બોલે એટલે લોકો નાસ્તા પાણી જમી કાઢવીને જ સ્ટાફ આવતો હોય છે. એટલે કોઈ લંચનો તો टाइम છે જ नहीं। मैं जाफराबाद से हूँ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ना हम लोगों को बहुत ही तकलीफ है। एक औरत का नहीं है, यहाँ पे छोटी छोटी बच्चे ले लेकर यहाँ पर आती है और सिर्फ एक नॉर्मल सा काम है बुक चेंज करके देने का, उसमें भी उन लोगों की टाइमिंग बांधी हुई है, डे बांधा हुआ है और वो हिसाब से उन लोग ना बार बार हम लोगों को धक्के खिलाते हैं। कहाँ से गामड़े से आती है औरतें दूध पिलाती हुई रहती है, बंद हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, नेटवर्क नहीं है, वापस जाओ। तो ये तरह की ना बहुत सी प्रॉब्लम ये बैंक की है। हम लोगों की बैंक की यही है कि एक दूसरी बाजू इसकी ब्रांच थी तो डिवाइड था, अब ये एक बैंक है और बहुत प्रॉब्लम है। और जो कर्मचारी है वो जैसे तैसे झिड़की दे के, बुढ़ा इंसान हो या जवान हो या बच्चे वाला हो, उन लोग सीधा झिड़की दे के भगाने की करते हैं।
गुजरात की 140 डभोई विधानसभा बैठक के लिए 73% मतदान हुआ। मतदान के प्रतिशत को देखते हुए कांग्रेस उम्मीदवार बालकृष्ण पटेल ने जीत का विश्वास व्यक्त किया। गुजरात के 140 डभोई विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आप पार्टी समेत कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे। डभोई में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय जंग देखने को मिला। कल दूसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हुए मतदान की प्रक्रिया में डभोई बैठक में 73% मतदान दर्ज हुआ। मतदान का इतना अच्छा परिणाम देखते हुए कांग्रेस अग्रणी कार्यकरों और उम्मीदवार बालकृष्ण पटेल ने जीत का विश्वास जताया। बालकृष्ण पटेल ने कहा कि इतना अच्छा परिणाम सोचा नहीं था। अब 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना से चित्र स्पष्ट होगा कि यहाँ पर परिवर्तन की लहर आएगी या पुनरावर्तन का तूफान उठेगा। 140 ડભોઈ વિધાનસભાના આ ચૂંટણી પ્રચાર પ્રસારનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયો। આજે ઇલેક્શન પણ થઈ ચૂક્યું છે ને મતદાન પણ ખૂબ સારી પર્સન્ટેજ વાઇઝ 72થી 73% થયું છે। એ ખૂબ જ સારું છે। મતદારો પણ ઉત્સાહી હતા, ઉમંગી હતા। પરિવર્તન લાવવા માટેની એમની પૂરી તૈયારી દેખાતી હતી ને મતદારોની લાઈન પણ દરેક મતદાન મથક ઉપર હતી। એ જ બતાવતું હતું કે ઉત્સાહ ખૂબ હતો ને ઉત્સાહ ખૂબ હતો એટલે આપણને પરિવર્તનની લહેર દેખાઈ રહી છે ને 8મી તારીખે પરિવર્તનની લહેર દેખાવાની છે, નિશ્ચિત છે ને એમાં મારો 8મી તારીખે ભવ્ય વિજય થશે એ પણ નિશ્ચિત છે। गुजरात के सूरत के अनिल खंडारे का ब्रेन हेमरेज होने के बाद उनका अंगदान किया गया। गुजरात के सूरत में 38 वर्षीय अनिल खंडारे की तबीयत अचानक खराब होने पर परिवार द्वारा उन्हें 108 के जरिए तत्काल सूरत नए सिविल हॉस्पिटल लाया गया। सभी जांच के बाद पता चला कि बीपी बहुत हाई होने पर ब्रेन हेमरेज से उनका देहांत हो गया है। इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर के समझाने पर परिवार ने उनके लीवर और दोनों किडनी का दान कर 3 लोगों को जीवन दान दिया है। अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीजेज एंड रिसर्च सेंटर RKDIRC द्वारा निश्चित की गई गाइडलाइन के अनुसार लीवर और दोनों किडनी दिए गए हैं। इस अंगदान को सफल बनाने में सूरत सिविल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गणेश गोवेकर, RMO डॉक्टर नायक, नर्सिंग और सिक्योरिटी स्टाफ और स्वयं सेवकों ने कार्यवाही की। गुजरात के अरवली की 3 विधानसभा सीट्स पर चुनाव पूरा होने के बाद EVM को सुरक्षित रूप से सील कर दिया गया है। गुजरात के अरवली की 3 विधानसभा बैठकों के लिए चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करा दिया गया है। 3 बैठकों के EVM को मोडासा इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। जिला चुनाव अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक समेत के अधिकारियों की निगरानी में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जा रही है। पुलिस के चुस्त बंदोबस्त के बीच EVM को कमरे में सील कर दिया गया है। 8 दिसंबर को अरवली की 3 विधानसभा सीट पर दावेदारी कर रहे 30 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला होगा। इस मौके पर जिला चुनाव अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक ने मतगणना के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी। 5 તારીખમાં ચૂંટણી પછી મતદાન પછી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ મોડાસા ખાતે તમામ જે 3 વિધાનસભા સીટ છે એમના સ્ટ્રોંગ રૂમમાં તમામ જે પોલ્ડ EVM છે અહીંયા મૂકવામાં આવેલા છે તમામ સિક્યોરિટી પ્રોટોકોલ સાથે। અત્યારે અહીંયા આજે કેન્ડિડેટની જે મતદાન પ્રક્રિયા થાય એની સ્ક્રુટની પણ થઈ હતી તો કોઈ પણ જગ્યાએ રિપોલ આપવામાં આવેલું નથી એટલે ઓબ્ઝર્વર પ્રમાણે પણ આપણે મતદાન શાંતિથી અને નિયમ પ્રમાણે થયેલું છે। હવે 8 તારીખમાં સવારે 8 વાગ્યાથી કાઉન્ટિંગનો પ્રોસેસ કરવામાં આવશે અને એ જે નિયમ પ્રમાણે છે કે લગભગ ઉમ્મીદ કરીએ કે 2 વાગ્યા સુધીમાં આપણે શાંતિથી એ પણ પતી જશે। સો તમામ જે ઇલેક્શનનો મતદાનથી લઈને સ્ક્રુટનીથી લઈને અને આપણે જે કાઉન્ટિંગની પ્રોસેસ છે ખૂબ જિલ્લામાં શાંતિપૂર્વક થશે એવું મારું માનવું છે। પણ ત્યાં વધારેમાં વધારે ભિલોડા ખાતે 406 જેટલા બૂથ છે। સો એમાં કદાચ 29 જેટલા રાઉન્ડની ગણતરી છે। સો એ પણ લગભગ બપોર સુધી 2-2.5 વાગ્યા સુધી પૂરું થઈ જવું છે। ગુજરાત વિધાનસભા 2022નું ગઈકાલે બહુ શાંતિપૂર્ણ રીતે જિલ્લામાં સમગ્ર મથકમાં મતદાન પૂરું થયેલ છે, જેની મતગણતરી 8 તારીખે રાખવામાં આવેલ છે। જેના ભાગરૂપે અહીંયા આપણે સ્ટ્રોંગ રૂમના બહાર ઊભા છીએ ત્યારે આજે સ્ટ્રોંગ રૂમ સિક્યુરિટી બાબતે માનનીય કલેક્ટર સાહેબ, ઓબ્ઝર્વરશ્રી, પોલીસ અને CAPFના અધિકારી સાથે અમે મુલાકાત લીધેલ છે। તો એક સ્ટ્રોંગ રૂમના જે 3 રિંગ રાઉન્ડનું ઇલેક્શન કમિશનનું SOP છે તે મુજબ સ્ટ્રોંગ રૂમની ગોઠવણ પણ કરવામાં આવેલ છે। તારીખ 8મીએ જે વોટ કાઉન્ટિંગ થનાર છે તે માટે અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ તરફથી પૂરતા પ્રમાણમાં પોલીસના માણસો
આશરે અમે 120 જેવા પોલીસ માણસોની બંદોબસ્ત સ્કીમ બનાવેલી છે. એટલા સાથે સાથે હોમગાર્ડ રહેશે, અમારા સિનિયર 2 ડીવાયએસપી રહેશે, અમે પોતે પણ રહીશું. તો આ દિવસે બંદોબસ્ત વ્યવસ્થિત રહેશે. ત્યારબાદ ચૂંટણી બાદ નિકાલ બાદ વિસ્તારમાં સરઘસો અને રેલી પણ નીકળતી હોય છે. તે માટે અલગથી પરમિશન આપવા માટે તમામ ઉમેદવારોને જાણ પણ કરેલ છે કે અગાઉથી જ પરમિશન લઈને રેલી સભા સરઘસ કરે, જેથી પોલીસ લોકલ પોલીસ સારી રીતે એની રેલી સરઘસમાં बंदोबस्त पूरी पाड़ी सके. गुजरात के वडोदरा में कथित पत्रकार के खिलाफ वकीलों ने पुलिस भवन में आवेदन पत्र दिया है. गुजरात के वडोदरा के वकीलों द्वारा वकीलों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट शेयर करने, महिला वकील के साथ अभद्र व्यवहार करने के मुद्दे, पत्रकार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग के साथ पुलिस भवन में शिकायत दर्ज करवाई है. आज बड़ौदा वकील मंडल के अंदर एक हमारा एडवोकेट है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी जिस तहत उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि एक एडवोकेट के सामने किसी एक बंदे ने जो अपने आप को पत्रकार बताता है लेकिन वो पत्रकार है नहीं, और अपने उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हमारा जो एडवोकेट है उसके अगेंस्ट में गलत बातें लिखता है, गलत पोस्ट करता है और वो सब कुछ एडिट करते रखता है जिससे उसकी समाज में बदनामी हो. ये सब चीज़ें हमको वडोदरा वकील मंडल में आज एप्लीकेशन आई है, वो अर्जी को लेकर हम लोग सिक्की साहब को मिलने के लिए आए हैं. सिक्की साहब को ये रजूआत हमारी मेन करनी है कि बड़ौदा के अंदर बहुत सारे अच्छे पत्रकार हैं, बहुत सारे मीडिया अच्छे वाले इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो पत्रकारी को बदनाम करने के लिए बड़ौदा शहर में अपना पग पैसारा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विरुद्ध में कोई ना कोई पगला भरा जाए. और क्यों ये परेशान करा, कौन है बंदा? ये बंदा हनीफ मेमन खुद को बताता है और बोलता है मैं एक केस रिपोर्टर हूँ, और लास्ट ये मेरे काका के दुकान पे आया था खंडनी लेने के लिए. इसने बोला था भाई 10 महीने तुम लोगों को अगर इधर धंधा करना है, हमारी कटलरी की शॉप है तो तुम लोगों को धंधा करना है तो तुम लोगों को 10,000 महीने के देना होगा. तब मैं वहाँ पे खड़ी थी तो मैंने मेरे काका को बोला ये क्यों आया है और इसने क्यों ऐसा बोला भाई 10,000 देना है. तो काका ने बोला ये खंडनी के लिए आया है और 10,000 इसने बोला है भाई मंथली देना है, नहीं तो दुकान बंद कर दो. तो मैं एक एडवोकेट हूँ और एक जागरूक नागरिक तरीके ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट दाखिल करूँ. तो मैंने उसको पूछा जाके भाई तुम इधर क्यों आए हो, किसके हम तुमको 10,000 रुपये दें. तो इसमें बोला चालू हुई, उसने मेरा हाथ पकड़ा तो फिर मैंने कंप्लेंट दाखिल की वागेशा पुलिस स्टेशन में. तो अभी वो कंप्लेन लास्ट 2-3 दिन पहले वापस शॉप पे आया था, तब मेरी सिस्टर वहाँ पे थी तो उसको कोई व्यक्ति को भेजा था उसने अपने, तो उसने धमकी दिलवाई भाई ताकि बहने से कंप्लेन करी से रिटर्न ले लो. तो मैंने बोला उसको, मेरी सिस्टर ने उसको ना बोला और मैं वापस एक कंप्लेन लेके वागेशा पुलिस स्टेशन में गई, लेकिन वागेशा पुलिस स्टेशन से मुझे कोई सहकार नहीं मिला अभी तक. तो अभी लास्ट 4-5 दिनों से मेरे भाई का फ़ोटो एडिट करके दुकान में बोतल के साथ में छेड़छाड़ करके ऐसा कुछ फ़ोटो बना के एडिट करके उस पर कुछ ऐसी कमेंट लिखी है जो रियल में है नहीं,